हेलो फ्रेंड्स, मैं गुमान सिंह रावत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू रावत कोचिंग क्लासेस पर स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोशिका के बारे में, सेल के बारे में। जीवन का आधार कोशिका, बेसिस ऑफ लाइफ सेल, यानी कोशिका से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट पहलुओं के ऊपर, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के ऊपर हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, बात करें अगर हम कोशिका की, तो देखिए दोस्तों, सभी जीवों का शरीर जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इस दुनिया के जितने भी जीव हैं, चाहे वो एक कोशिकीय जीव हो चाहे बहुकोशिकीय जीव हो, समस्त जीवों का शरीर किससे मिलकर के बना होता है दोस्तों? कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। जीवों के शरीर में होने वाली समस्त क्रियाएं कोशिकाओं के द्वारा ही होती है। जीवों के शरीर में जितनी भी क्रियाएं संपन्न होती हैं, पाचन, उत्सर्जन, श्वसन, स्वांगीकरण, इन सब के अंदर कोशिकाओं की मुख्य भूमिका होती है। स्पष्ट है कि प्रत्येक जीव का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है, जिन्हें हम कोशिका या सेल कहते हैं। तो दोस्तों, कोशिका की जो परिभाषा हो गई वो क्या हो गई कि प्रत्येक जो जीव होता है, उस प्रत्येक जीव का शरीर कुछ सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं, सेल कहते हैं। यानी कोशिका जो होती है वो जीवों की मुख्य संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। यानी हर एक जीव की संरचना जो होती है, उनका मुख्य घटक क्या होता है दोस्तों? कोशिका या सेल होती है। अगर हम बात करें कोशिका की खोज की, कि कोशिका को सबसे पहले किसने खोजा था, तो दोस्तों सबसे पहले 1665 के अंदर एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट हुक। क्या नाम है दोस्तों? रॉबर्ट हुक। अंग्रेज वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक ने, इन्होंने साधारण सूक्ष्मदर्शी से कॉर्क की एक पतली काट में, खाली स्थान में या गुहाओं में कोशिका को पहली बार देखा था और इन्हें कोशिका का नाम दिया था। यानी कोशिका को सबसे पहले खोजने वाले वैज्ञानिक कौन थे दोस्तों? रॉबर्ट हुक। कब खोजा था? 1665 में। अब इन्होंने जो कोशिका को खोजा था वो मृत रूप में खोजा था। यानी कोशिका को मृत रूप में ही रॉबर्ट हुक ने देखा था। वास्तव में रॉबर्ट हुक द्वारा अवलोकन की गई कोशिकाएं मृत कोशिकाएं थी। यानी कोशिका को मृत रूप में रॉबर्ट हुक ने देखा था। दोस्तों, अगर हम बात करें कोशिका को सबसे पहले जीवित रूप में देखने का जो क्रेडिट या श्रेय जो दिया जाता है, वो दिया जाता है ल्यूवेनहॉक को या एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। यानी सन 1674 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक ने विकसित सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किया, अर्थात कोशिका को जीवित रूप में सर्वप्रथम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि कोशिका को सबसे पहले जीवित रूप में किसने देखा था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा था। कब देखा था? 1674 में देखा था। कोशिका से संबंधित विज्ञान की शाखा को कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहते हैं। यानी विज्ञान की जिस शाखा में हम कोशिका से संबंधित अध्ययन करते हैं, कोशिकाओं के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहते हैं। अब हम बात करें दोस्तों, कोशिका के आधार पर जीवों के प्रकार, यानी जीव जो होते हैं कोशिका के आधार पर वो दो प्रकार के होते हैं। यानी जीवों के जो प्रकार होते हैं कोशिकाओं के आधार पर, वो कितने होते हैं दोस्तों? दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार आता है एक कोशिकीय जीव, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म।
वे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है उन्हें हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यानी जिस जीव का शरीर सिर्फ एक कोशिका से बना होता है, मतलब एक कोशिका ही पूरा का पूरा जीव होती है, ऐसे जीव एक कोशिकीय जीव या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। उदाहरण की अगर हम बात करें, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, माइकोप्लाज्मा, यूग्लिना, ये सारे के सारे जो जीव हैं वो एक कोशिका ही पूरा का पूरा जीव होती है, तो ये एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें अगर बहुकोशिकीय जीवों की, दूसरा जो प्रकार आता है वो आता है दोस्तों जीवों का बहुकोशिकीय जीव या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी ऐसे जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से बना होता है, मतलब एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है, वो जीव क्या कहलाते हैं? बहुकोशिक जीव या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। उदाहरण की अगर हम बात करें तो मनुष्य, गाय, भैंस, बंदर, कुत्ता, बिल्ली, भालू, जो भी हमारे आसपास हमें नजर आते हैं, जिनको हम खुली आंखों से बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, वो सारे के सारे जीव बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। और जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र या माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं, एक कोशिकीय जीव में सभी जैविक क्रियाएं जैसे कि पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि, जनन, ये सारी की सारी जो क्रियाएं होती हैं वो एक कोशिका के द्वारा ही संपन्न होती हैं। यानी एक कोशिकीय जीव में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि, जनन, ये सारी की सारी क्रियाएं एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न होती हैं। लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं के समूह मिलते हैं। यानी बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न प्रकार के कामों को संपन्न करने के लिए विशेष प्रकार की कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं, और उन कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं दोस्तों? उत्तक या टिश्यू कहते हैं। यानी उत्तक या टिश्यू क्या हो गया दोस्तों? कि समान प्रकार की कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जो किसी विशेष कार्य को संपन्न करता है, उत्तक या टिश्यू कहलाता है। यानी एक ही प्रकार की या समान प्रकार की कोशिकाओं का एक ग्रुप या समूह जो किसी विशेष काम को संपन्न करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तक या टिश्यू कहते हैं। अधिकांश कोशिकाएं सूक्ष्म होती हैं तथा केवल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखी जा सकती हैं। यानी अधिकांश जो कोशिकाएं होती है बहुत छोटी होती हैं, जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। इनका औसत व्यास 0.5 माइक्रोन से लेकर के 20 माइक्रोन तक होता है। यानी अधिकांश जो कोशिकाएं होती है बहुत छोटी होती है, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखी जाती हैं। और जो छोटी कोशिकाएं होती हैं उनका साइज क्या होता है दोस्तों? 0.5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन तक होती हैं। लेकिन कुछ कोशिकाएं बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं। अगर हम बात करें शतुरमुर्ग के अंडे की, जिसका व्यास 100 से 150 सेंटीमीटर तक होता है, यानी शतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो इस जीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका है दोस्तों। यानी समस्त जितनी भी कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं में से सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है दोस्तों? शतुरमुर्ग का अंडा। इसी तरह हमने बात करी एक कोशिकीय जीवों में एक एग्जाम्पल होता है माइकोप्लाज्मा। ये माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। यानी सबसे छोटी कोशिका कौन सी है दोस्तों? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा भी लिखते हैं कुछ बुक्स के अंदर। यानी माइकोप्लाज्मा जो है वो इस जीव जगत की सबसे छोटी कोशिका है, और सबसे बड़ी जो कोशिका है वो कौन सी है? शतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, जिसका व्यास कितना होता है दोस्तों? 100 से 150 सेंटीमीटर तक होता है। नेक्स्ट आगे अगर हम बात करें, कोशिकाओं की आकृति जीवों के शरीर में उनके कार्य के आधार पर भिन्न भिन्न होती हैं। यानी कोशिकाओं की जो आकृति होती है, शेप, वो जीवों के शरीर में जो फंक्शन ये कोशिका करती है उसके आधार पर अलग अलग शेप की ये कोशिकाएं होती हैं।
सभी कोशिकीय जीवों को उनके अंदर पाए जाने वाले कोशिकीय संगठन के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। यानी सारे के सारे जो जीव होते हैं उनमें जो भी कोशिकीय संगठन होता है उसके आधार पर समस्त जीवों को दो कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। पहली जो कैटेगरी है वो है प्रोकैरियोट्स, यानी ये जो जीव होते हैं प्रोकैरियोट्स, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से बने होते हैं। यानी प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनकी कोशिकाएं किस प्रकार की होती है दोस्तों? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। अब इस प्रोकैरियोटिक सेल यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल जो शब्द बना है, प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव, यानी आद्य, प्राचीन, है ना दोस्तों, आद्य या प्राचीन, आद्य। और कैरियोटिक शब्द ये बना है कैरियोन से, और ये कैरियोन शब्द का समानार्थी शब्द है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? आद्य केंद्रक, आद्य केंद्रक। यानी प्रोकैरियोटिक शब्द का क्या अर्थ हो गया? आद्य केंद्रक। यानी प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं, इस प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की रचना आद्य या अपूर्ण होती है। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जितनी भी होती हैं दोस्तों, उसकी रचना कैसी होती है? आद्य होती है, प्राचीन प्रकार की होती हैं और अपूर्ण होती हैं, पूरी नहीं होती हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका जो केंद्रक होता है वो सुस्पष्ट नहीं होता है, विकसित केंद्रक इनमें नहीं होता है, सुस्पष्ट केंद्रक नहीं होता है, और इस केंद्रक की चारों तरफ जो केंद्रक कला होती है वो भी नहीं होती है। इसके अलावा अन्य जो झिल्ली युक्त कोशिकांग हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये भी इनमें नहीं पाए जाते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, वो प्रोकैरियोटिक जो शब्द बना है प्रो प्लस कैरियोन से, प्रो का मतलब होता है आद्य, कैरियोन का मतलब होता है केंद्रक, यानी आद्य केंद्र की। इसको हिंदी में दोस्तों असीम केंद्र की भी बोलते हैं, असीम केंद्र की, असीम केंद्र की। ये प्रोकैरियोटिक जो शब्द है इसको हिंदी में असीम केंद्र की बोलते हैं दोस्तों। मतलब आद्य केंद्रक वाली, अल्प विकसित केंद्रक वाली ऐसी जो कोशिकाएं होती है उनमें केंद्रक कला जो होती है उसका अभाव होता है, सुस्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है, और अन्य जितने भी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं इनका भी अभाव होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं या प्रोकैरियोट्स जो जीव हैं, उनके उदाहरणों की अगर हम बात करें तो दोस्तों उदाहरण है इसके, एक तो एक कोशिकीय जीव जैसे कि जीवाणु, यानी बैक्टीरिया कोशिका जो है, बैक्टीरिया सेल इसका एग्जाम्पल हो गया। नील हरित शैवाल, इस नील हरित शैवाल को ही दोस्तों हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, साइनो जीवाणु कह सकते हैं या साइनो बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। नीले हरे शैवाल, नील हरित शैवाल या साइनो जीवाणु, साइनो बैक्टीरिया, ये सब एक ही होता है। इसी तरह माइकोप्लाज्मा, इसको जीव जगत का जोकर भी कहा जाता है, जीव जगत का जोकर। और ये माइकोप्लाज्मा इस जीव जगत की सबसे छोटी कोशिका है दोस्तों, सबसे छोटी कोशिका, क्योंकि इसका आकार जो होता है वो परिवर्तनशील होता है, शेप भी परिवर्तनशील होता है, या आकृति बदलता रहता है, और आकृति बदलने की वजह से इसको जीव जगत का जोकर कहा जाता है दोस्तों। तो ये सब प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल या उदाहरण हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरा जो प्रकार आता है जीवों का, वो आता है यूकैरियोट्स। यानी जितने भी यूकैरियोट्स होते हैं, इन यूकैरियोट्स की जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं दोस्तों। यानी यूकैरियोट्स की जो कोशिकाएं होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। अब देखिए दोस्तों, यूकैरियोटिक सेल जो शब्द बना है, इस यू का मतलब होता है वेल या गुड या ट्रू, मतलब सच्चा। कैरियोन का मतलब वही होता है न्यूक्लियस या केंद्रक, यानी जिसमें सच्चा केंद्रक हो, जिसमें अच्छा केंद्रक हो, या जिनमें वास्तविक केंद्रक हो। यानी
जिसमें सुस्पष्ट केंद्रक हो, विकसित केंद्रक हो, वो क्या कहलाएंगे? यूकेरियोट्स कहलाएंगे। और ऐसी जो कोशिकाएं जिनके अंदर सुस्पष्ट केंद्रक होता है वो क्या कहलाएगी? यूकेरियोटिक कोशिकाएं कहलाएगी। यानी जो यूकेरियोट्स होते हैं उनके अंदर केंद्रक के चारों तरफ दोहरी झिल्ली पाई जाती है। यानी केंद्रक के चारों तरफ दोहरी झिल्ली होती है और केंद्रक विकसित और सुस्पष्ट होता है। और दूसरे जो झिल्ली युक्त कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट सुविकसित पाए जाते हैं और ये दोहरी झिल्ली से घिरे हुए होते हैं। यानी जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें विकसित केंद्रक होता है, सुस्पष्ट केंद्रक होता है, केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली होती है और दूसरे जितने भी झिल्ली युक्त कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, ये विकसित रूप में पाए जाते हैं और इसके चारों तरफ झिल्ली पाई जाती है। उदाहरण की अगर हम बात करें दोस्तों, यीस्ट, प्रोटोजोआ, शैवाल, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। यानी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में यीस्ट, प्रोटोजोआ संघ के जो प्राणी होते हैं जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो मलेरिया रोग का रोगकारक है, ये प्रोटोजोआ संघ में आता है। इसी तरह शैवाल भी इसी कैटेगरी में आती हैं। इसी तरह प्लांट और एनिमल सेल्स जो होती है, पादप और जंतु कोशिकाएं, वो भी इसी यूकेरियोटिक सेल के अंदर आती हैं या यूकेरियोटिक कोशिकाओं में आती हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों कि जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है दोस्तों। अगर हम बात करें इसके अंतर की तो देखिए दोस्तों, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा कला जो होती है, कोशिका के चारों तरफ जो कोशिका झिल्ली होती है जिसको हम प्लाज्मा कला भी बोलते हैं, जीव द्रव्य कला भी बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं, कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं, कोशिका कला भी बोलते हैं। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी होती है और यूकैरियोटिक कोशिका में भी होती है, यानी कोशिका झिल्ली दोनों में होती है। कोशिका भित्ति की अगर हम बात करें, सेल वॉल, ये किसकी बनी होती है? तो देखिए दोस्तों, प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर कोशिका भित्ति बहुत महीन होती है, एमिनो शुगर एवं पादप कोशिकाओं में उपस्थित होती है और सेलुलोज की बनी होती है। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो कोशिका भित्ति होती है वो महीन होती है और एमिनो शुगर और म्यूरेमिक एसिड, ये दोस्तों इसके साथ ही है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो कोशिका भित्ति होती है महीन होती है, एमिनो शुगर एवं म्यूरेमिक एसिड की बनी होती है। इसी तरह अगर हम यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें तो प्राणी कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है, यानी जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। लेकिन ये इसके साथ है दोस्तों, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो जो पादप कोशिकाएं होती हैं, इस पादप कोशिकाओं के अंदर कोशिका भित्ति होती है और किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है दोस्तों। ये बहुत अच्छे से याद रखना, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। तो ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही आएगा। इसी तरह राइबोसोम की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे S का क्या मतलब हुआ? S का मतलब हो गया श्वेतबर्ग इकाई, श्वेतबर्ग यूनिट। जो 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं, इसकी जो सब यूनिट की अगर हम बात करें, सब यूनिट होती है 50S और 30S, 50S व 30S, 50S और 30S, ये उप इकाई है 70S प्रकार के जो राइबोसोम होते हैं उनकी। इसी प्रकार से 80S प्रकार के जो राइबोसोम होते हैं, इस 80S प्रकार के जो राइबोसोम होते हैं, इनकी जो सब यूनिट होती है वो होती है दोस्तों 60S व 40S। यहाँ पे S का क्या मतलब हुआ? श्वेतबर्ग इकाई। ठीक है,
ये राइबोसोम क्या करते हैं दोस्तों, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं, प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, इसलिए राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगला डिफरेंस अगर हम देखें रिक्तिका, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में रिक्तिका नहीं होती है और यूकैरियोटिक में होती है। ये रिक्तिका क्या करती है दोस्तों, परासरण नियमन का काम करती है, अतिरिक्त जो जल होता है उनको कोशिका से बाहर निकालने का काम करती है। इसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम हिंदी में अंत्यप्रदवी जालिका बोलते हैं, अंत्यद्रवी जालिका या अंत्यप्रदवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, संक्षेप में इसको हम ER लिखते हैं दोस्तों, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये नहीं होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक में होती हैं। इसी तरह गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी, ये नहीं होती है प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में होती है। इसी तरह लाइसोसोम, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में होता है। ये लाइसोसोम क्या करता है दोस्तों, जितनी भी मृत और अपघटित कोशिकाएं होती हैं, कोशिकांग होते हैं, उनका पाचन करने का काम करता है, क्योंकि इसके अंदर पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं, और पाचक एंजाइम होने की वजह से ये मृत और क्षतिग्रस्त जो कोशिकाएं होती हैं इनका पाचन करने का काम करता है, और इसके एंजाइम की कई बार झिल्ली फट जाती है, जिसकी वजह से ये मृत और जीवित कोशिका में अंतर नहीं कर पाता, और अंतर नहीं कर पाने के कारण कई बार ये जीवित कोशिका का पाचन कर देता है, यानी कोशिका को ही मार देता है। अब क्योंकि ये खुद उसी के अंदर होता है, कोशिका के अंदर ही ये होता है, अब कोशिका ही मर गई तो ये स्वयं भी मर जाता है, इसलिए इस लाइसोसोम को हम आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। इसी तरह अगर हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट जो डिफरेंस है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता है, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, इसकी जगह इसमें क्या होता है, मीसोसोम, ये श्वसन अंग का काम करता है, मीसोसोम, ये श्वसन अंग का काम करता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, मीसोसोम। लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, इन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का श्वसन स्थल है, श्वसन अंग है, और यहाँ पे कार्बनिक खाद्य पदार्थ जो होता है, इस कार्बनिक खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण होने के फलस्वरूप ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, पूरा नाम क्या है दोस्तों, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इस ATP के रूप में ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाता है दोस्तों, ऊर्जा बनाता है, एनर्जी उत्पादन का काम करता है। तो जहाँ पे एनर्जी, ऊर्जा का उत्पादन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, पावर हाउस बोलते हैं, ऊर्जा घर बोलते हैं। यानी कोशिका का ऊर्जा घर, पावर हाउस किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है दोस्तों। इसी तरह नेक्स्ट जो डिफरेंस आता है वो है सूक्ष्म नलिकाएं या सूक्ष्म तंतु, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। इसी तरह प्रकाश संश्लेषी उपकरण, प्रकाश संश्लेषण करने वाले उपकरण, तो देखिए दोस्तों प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है इसमें क्लोरोप्लास्ट तो अनुपस्थित होता है, यानी हरित लवक नहीं होता है। आंतरिक झिल्लियां जो होती है इसी के द्वारा प्रकाश संश्लेषण का कार्य होता है, लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है और यही प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डिफरेंस दोनों के बीच में, केंद्रक, न्यूक्लियस। देखिए केंद्रक प्रारंभिक अवस्था में होता है और केंद्रक कला अनुपस्थित होती है, यानी जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनका केंद्रक पूरी तरह से विकसित नहीं होता है, प्रारंभिक या आद्य प्रकार का होता है, केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं दोस्तों उसके अंदर
केंद्रक उपस्थित होता है, पूरी तरह से विकसित होता है। केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक कला भी उपस्थित होती हैं। इसी तरह अगर हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं, इस प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का आनुवांशिक पदार्थ हेरेडिटी मटेरियल, यानी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक गुणों को संचरित करने का, ले जाने का काम करता है। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर कौन करता है दोस्तों? डीएनए करता है। लेकिन कुछ ऐसी कोशिकाएं भी हैं जिनके अंदर आरएनए भी आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, जैसे पादप वायरस टीएमवी, तंबाकू मोजेक वायरस टीएमवी इसके अंदर। इसी तरह एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, एचआईवी वायरस जो एड्स रोग का रोग कारक होता है। इसी तरह अभी जो चल रहा है कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, ये सारे के सारे ऐसे वायरस हैं जिसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है दोस्तों? आरएनए। यानी प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उनमें आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है दोस्तों? डीएनए व आरएनए दोनों ही होता है। जबकि जितनी भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, इन यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर आनुवंशिक पदार्थ जो होता है दोस्तों वो क्या होता है? डीएनए होता है। अब आरएनए और डीएनए का क्या मतलब हुआ दोस्तों? आरएनए होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए की ये फुल फॉर्म हो गई। इसी तरह डीएनए जो होता है, इस डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, ये डीएनए की फुल फॉर्म हो गई। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आनुवंशिक पदार्थ का काम कौन करता है? डीएनए करता है। अब हम बात करें गुणसूत्र की, क्रोमोसोम, केवल एक वृत्ताकार गुणसूत्र जो है वो रहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, और यूकैरियोटिक कोशिका में एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं। और कहाँ होते हैं? केंद्रक में होते हैं। कशाभिका की अगर हम बात करें, कशाभिका जो कोशिका के सिरे पे पाई जाती है, एक सूक्ष्म तंतुनुमा संरचना होती है जिसकी हेल्प से प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है वो गति करती है। तो कशाभिका जो होती हैं वो उप सूक्ष्मदर्शी प्रकार की होती हैं और 9+2 प्रकार का विन्यास इसमें नहीं होता है और 0+2 प्रकार की इनमें संरचना पाई जाती है। जबकि सूक्ष्मदर्शी प्रकार की होती हैं यूकैरियोटिक कोशिका में और 9+2 प्रकार का विन्यास इसमें ये बनाती हैं। श्वसन एंजाइम की अगर हम बात करें, रेस्पिरेटरी एंजाइम, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली के अंदर उपस्थित होते हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होते हैं। कोशिका द्रव्य में गतियों की अगर हम बात करें, साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट्स, वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होती हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट या कोशिका द्रव्य में गतियाँ जो हैं वो पाई जाती हैं। उदाहरण की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का उदाहरण है बैक्टीरिया सेल या फिर जीवाणु की कोशिका, नील हरित शैवाल यानी साइनो जीवाणु और माइकोप्लाज्मा, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। इसी तरह यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं, इस यूकैरियोटिक कोशिकाओं के एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो प्रोटोजोआ संघ के प्राणी, शैवाल, मेटाफाइटा, मेटाजोआ, इसके अलावा समस्त जो पादप और जंतु की जो कोशिकाएं होती हैं वो सब की सब यूकैरियोटिक कोशिकाओं की श्रेणी में आती हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।